जी हाँ दोस्तों, जर्मनी से राहुल गांधी ने खोली ज्ञानेश और शाह की पोल। ईवीएम पर क्या फंस गए ज्ञानेश, तिलमिला गई पूरी भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर विदेश में जर्मनी में बैठ करके राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिससे मोदी, शाह और संघ एक झटके में बेनकाब हुए। देश में एक तरफ सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की पोल एक लेख के जरिए खोली, तो विदेश से बैठ करके राहुल गांधी ने जर्मनी से जो कुछ कहा उसे भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद को हिलाने वाला क्यों कहा जा रहा। विस्तार से आपको बताते हैं और आपको सुनवाएंगे कि राहुल गांधी से सवाल क्या किए गए और राहुल गांधी ने उसके जवाब में जो कुछ कहा उसे बीजेपी यहां तिलमिलाई क्यों बैठी है। दोस्तों, बीते 11 वर्षों से आपने देखा कि किस तौर पर मोदी और शाह के राज में राहुल गांधी मुद्दों को उठा करके जनता के बीच जाते हैं और बड़ी बेबाकी के साथ में, बड़ी निडरता के साथ में राहुल गांधी इस कम्युनल फोर्सेस से लड़ने की कोशिश ही नहीं, भरसक प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कम्युनल फोर्सेस। आप मोदी और शाह के देश के राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले कि अगर आप उस वक्त के हालात से अगर आप वाकिफ हैं, या याद कीजिए उन दौर को जब 2004 के वक्त या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो कि एक बार 13 दिन की बनी गिर गई, 13 महीने की बनी गिर गई, फिर उसके बाद में 2004 तक रही। उस वक्त कई सारी ऐसे न्यूट्रल पार्टियां जो कि कांग्रेस की सहयोगी नहीं हुआ करती थी, मगर वो क्या कहती थी कि साहब, हमने कांग्रेस को सपोर्ट करके सरकार बनने में बाहर से मदद इसलिए की क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश में कम्युनल फोर्सेस, सांप्रदायिक ताकतों को बल मिले और वो सरकार बना ले। सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए देश हित में जरूरी है कि कांग्रेस को सपोर्ट ना देने के मन के बावजूद भी हमने कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट देकर के सरकार बनवाई है। यानी कि जो बात मीडिया कहता था, जो बात देश के बुद्धिजीवी कहते थे, जो बात कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर कहते थे और जो बात देश का मेजोरिटेरियन तबका कहता था कि साहब ये कम्युनल फोर्स पार्टी है बीजेपी, मगर बीते 11 वर्षों में सबसे पहले मीडिया पर कब्जा करके लोगों की जहनसाजी ऐसी की गई है। आज कोई बोल दे बीजेपी को कम्युनल फोर्सेस, किसी के जहन में भी नहीं होगा कि क्या कभी बीजेपी के लिए ऐसा बोला जाता था, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है। जैसा नैरेटिव बनवाना चाहते हैं वैसा बनवाते हैं। इसीलिए आप देखिए, सेकुलरिज्म को मोदी और शाह की सरकार ने एक गाली बना दिया है। इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ संविधान के अंदर से सेकुलरिज्म शब्द को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं दोस्तों, ये कुछ भी कर लें, देश के फैब्रिक से सेकुलरिज्म को हटा नहीं सकते। ये अपनी एड़ी चोटी 10 जन्मों और तमाम तरह की कोशिश कर लें, इस देश का डीएनए ही, इसका सोशल फैब्रिक ही सेकुलर है, खत्म नहीं किया जा सकता, भले ही एक अलग तरह के नैरेटिव बना दे। दोस्तों, अब देश में 11 वर्षों से क्या कुछ हो रहा है। दरअसल विपक्षी बीजेपी से थोड़ी लड़ रहे हैं, दरअसल मौजूदा वक्त की एजेंसियों से लड़ रहे हैं, संस्थाओं से लड़ रहे हैं। वो एजेंसियां जिस पर मोदी शाह ने कब्जा जमा रखा है। यानी कब्जा क्या, यानी कि उनकी उंगलियों के इशारे से ईडी, सीबीआई, डीआरआई, चुनाव आयोग उनकी उंगलियों के इशारे समझती है और एजेंसियां उसके लिए काम करती हैं। डंके की चोट पर कहा जा सकता है। हजारों मिसालें ऐसी हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दों से लेकर भ्रष्टाचारी नेताओं से लेकर के सारी चीजों में उठा करके आप देख लीजिए। इसीलिए राहुल कहते हैं कि हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम इन संस्थाओं से लड़ रहे हैं, जो संस्थाएं मौजूदा वक्त में खुले आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं और बीजेपी की झोली में जीत डाल देती है। दरअसल जर्मनी में राहुल गांधी का संवाद चल रहा था। वहां एक सवाल किया गया कि दोस्तों, आप सवाल उठाते हैं मौजूदा वक्त की सरकार पर जॉब क्रिएशन को लेकर के। आप कुछ राज्यों में आपकी सरकारें हैं, आप वहां जीते हैं, आपका विजन क्या है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, विश्व के स्तर पर, तो जॉब क्रिएशन हर देश के लिए एक समस्या है। राहुल गांधी ने जो कुछ जवाब दिया दोस्तों, और उस जवाब के बीच में ज्ञानेश को लेकर, शाह को लेकर और देश की सत्ता को लेकर के जो कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी
अगले उसके केंद्रीय नेतृत्व 2-3 दिनों तक तो तिलमिलाए रहेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं राहुल की ज़बानी उस पूरे कन्वर्सेशन को देखिए और सुनिए। Thank you very much, Mr. Gandhi. In fact, just before coming to Herty, my last assignment was working with the Congress, and it was the Karnataka elections, which the Congress did turn around and emerged victorious. Why do you think you've not been able to replicate that in any of the other states? That is the first question. Second question, I would just keep it very short. If you come to power, how would you create jobs? It's the thing on everybody of our minds. So there are, I mean, we have been able to replicate it. We've won election in Telangana, we've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. And so they use it as a tool for building political power. Look at the difference between how much money the BJP has and how much the opposition has. You'll see a ratio, 1:30. How does that happen? I mean, so there is an attack on the democratic system now. Okay, so then you'll say to us, okay, so what? Well, as the opposition, we have to find ways to counter this. It's not good enough for us to say, there's a problem in the elections. We will deal with it, and we will create a method, a system of opposition resistance that will succeed, right? But we're not fighting the BJP. You have to understand that. We are fighting their capture of the Indian institutional structure, right? And this is not just me speaking. I mean, I travel around the country. This is what everybody says to me, right? The press conference that we did, it was actually information that we got from the ground, from people saying, listen, look, this is what has happened, right? So that's where it comes, that as far as the elections are concerned. On the question of jobs, there is only one way that you can produce jobs at scale for a country like India, and that is manufacturing, right? And what we've done in India and what the BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. When they concentrate power,
into the hands of, 3 or 4 oligarchs, the Ambanis and Adanis of the world. These are not guys who are interested in manufacturing. If you look at what they do, they're trading companies, they're not producing companies, right? And essentially, most of them are selling Chinese product in India. So what we would do is we would look at, in fact, some of the stuff that we are seeing in Germany, we would look at how to build up small and medium industry. We would look at how to create jobs in agriculture and jobs in the connection between agriculture and the rest of the economy, cold chain, food processing, and then we would look seriously at manufacturing, and we would realign our GST, for example, which today is completely anti-producer and pro-consumer. We would try and realign some of those structures. You take something like demonetization, right? Demonetization systematically destroyed our small and medium industry, just wiped them out. Because in fact, demonetization was an attack on their cash flow. So we would look, we think there is a place. जाहिर तौर पर राहुल गांधी द्वारा कहे गए एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी अगर उनका तर्कों से जवाब दे, बहुत स्वागत है, लेकिन बीजेपी उनका तर्कों से जवाब नहीं देती है। उनके प्रवक्ता, उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए पत्रकार, उनसे जुड़े हुए बुद्धिजीवी, उनसे जुड़े हुए प्रोफेसर, उनसे जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक, जिन्हें आप हर तरफ हर जगह पाएंगे मौजूदा वक्त में बीते 11 वर्षों से, और वो आपस में भी कंपटीशन करते हैं कि कौन ज्यादा सत्ता पक्ष के जूतों के गंदे तलवे चाट सकता है ताकि उनका नाम बने, उनको काम मिले, उनकी दिहाड़ी तय हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो जो आपने देखा, इस वीडियो के जवाब का इंतजार है बीजेपी इस पे कहती क्या है। मगर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।